गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, एनिमल टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये थोड़ा सा एनिमल डाइवर्सिटी जो है ये थोड़ा सा एक फोबिया रहता है स्टूडेंट्स के अंदर। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रटने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है क्योंकि पूरा रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो थोड़ा सा फोबिया है आपका, एक तो होता है ना किसी चीज का डर पहले से ही माइंड में सेट होता है तो फिर बाद में वो इतना रहे नहीं तो भी लगता ही है डर। पर मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी, है इसका फोबिया तो है क्योंकि सारा रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है, इसमें एग्जाम्पल्स सारे रटने पड़ते हैं। लेकिन हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि इसको जितना सिंप्लीफाई तरीके से, मतलब जितना कम से कम आपको दे सके, जितने में आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, मतलब जैसे बिल्कुल सिंप्लीफाइड अपन कर सके वो किया है। पर जितना कर सकते हैं उतना ही किया है, बाकी तो उसमें है थोड़ा सा तो, लेकिन ऐसे नहीं, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। तो आज हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो अपन इसमें ऐसा नहीं है कि मैं पूरा पावर पॉइंट से आप लोगों को दूंगी, कुछ चीजें मेरे को लगती है कि हाँ नेसेसरीली ये पावर पॉइंट से देंगे, बाकी अपन चौक ओवर की करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये सब तो ये इंपॉर्टेंट फाइलास जो हैं इसके अंदर कौन कौन से हम लोग डिस्कस करेंगे, इनके एग्जांपल्स अभी तो एक ऐसी आउटलाइन दे रखी है बाहर, तो आप ये देख लीजिए। जैसे प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूडेड है ये, इसका एग्जाम्पल है आपका अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, पॉरीफेरा के अंदर आते हैं स्पॉन्जेस। ये जरूर याद रखना कि कई बार वैसे तो मैं पॉरीफेरा टर्म यूज करूंगी, पर आप ये लोग इसलिए अभी जैसे शुरुआती है ना तो शुरुआत में ही बता रही हूँ। जैसे अपन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊंगी और जगह जगह जहां पर हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे ना तो मैं पॉरीफेरा में लिखती हुई कई बार सिर्फ स्पॉन्जेस लिखेंगे, तो स्पॉन्जेस से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किंगडम पॉरीफेरा की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फाइलम पॉरीफेरा। Colentrata, it is hydra and jellyfish. Ctenophora, it is Pleurobrachia. Platyhelminthes, tapeworm. Nemathelminthes, it is Ascaris. Annelida, it is earthworm, leech. Arthropoda, insect, scorpion and fly. Mollusca, snail, pila and octopus. Echinodermata के अंदर आपकी starfishes वगैरह है. Hemichordatas के अंदर Belangoglossus एंड कॉर्डेटा में फिश, फ्रॉग, स्नैक, बर्ड्स और मंकीज। ये तो कुछ नहीं, जस्ट एक आउटलाइन डिस्कस की है अपन लोग, मेनली तो अब शुरू करेंगे। तो ये जो मैंने जितने भी आप लोग को इंपॉर्टेंट फाइलास बताए, इसमें ये जो इतने टाइप्स जो डिस्कस किए, हम लोग सबसे पहले आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रहा है इसके अंदर ये डिस्कस करेंगे। जो इतने सारे फाइलास हम लोगों ने डिवाइड किए हैं, फिर लास्ट में आपको पता लगेगा कि इसके बेसिस पर ये है, इसके बेसिस पर ये है। तो सबसे पहले हम लोग जो है आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है ये डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अपन ने इतनी सारी चीजों में अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते थे, मैक्सिमम 2 या 3 टाइप्स देखते थे इसके अंदर। इसके अंदर जो आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, मैं पूरे 10 टाइप से पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, क्या क्या है पहले मैं आपको एक आउटलाइन डिस्कस कर लेती हूँ। तो अपन लोग देखेंगे कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पर जो है, सबसे पहला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ये आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर। पहले मैं सिर्फ नाम लिख रही हूं, देन आई एम गोइंग इन डिटेल। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर कैसे डिवाइड किया है। दूसरा जो है ये आपके सिमेट्री के बेसिस पर है। ठीक है, तीसरा जो है इसके अंदर ये ऐसे लिख लो, चलो, ये जर्म लेयर्स के बेसिस पर। चौथा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, नाम है। हम लोग पहले मैं सिर्फ एक आउटलाइन बता रही हूँ कि क्या क्या डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम, फिर जब एक एक चीज के डिटेल में जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी और सिलोम। ठीक है, फिफ्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इट इज बॉडी प्लान। सिक्स्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपके सेगमेंटेशन के बेसिस पर। सेवंथ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर। ठीक है, एट्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है आपका
इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. Ninth basis of classification, it is on the basis of embryonic development. एंड 10th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये इसके अंदर ये है कि आपका लार्वा स्टेज जो है ये प्रेजेंट होता है या फिर एब्सेंट होता है. ठीक है, ये ऐसे लिख लो, लार्वा स्टेज, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लार्वा स्टेज. मैंने बोला 10 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये आज एक आउटलाइन है कि हम लोगों ने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ये 10 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है. इन पूरे 10 के 10 को हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. इसके अंदर आपका जो सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहां से हम लोग शुरू करते हैं. ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर देखिए कितने हैं ये. एक तो होता है आपका प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है आपका सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब ये मैंने सिर्फ अभी तो हेडिंग बताई है, मतलब आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर क्या आपके एनिमलिया के अंदर, एनिमलिया किंगडम के अंदर जो भी एनिमल्स हैं सारे के सारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन उनके अंदर भी आपका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये डिफरेंट होता है. प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी में सेल्युलर लेवल है, किसी में टिश्यू लेवल है, किसी के अंदर ऑर्गन लेवल है, किसी के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल है. और शायद मेरे को ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ ये कि सेल मिलके टिश्यूज, टिश्यूज मिलके आपके ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, पर इन लेवल ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक में क्या होता है, आपकी जो ए सेल्युलर बॉडी होती है यह आपका इट फंक्शन एज ए मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, आपकी ए सेल्युलर बॉडी जो है वो आपके एज ए मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक्ट करती है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अब इनके डायरेक्टली आप लोग ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बेसिस ये समझ में आ गया कि ये बेसिस है सेल्युलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम. ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी. प्रोटोप्लाज्मिक में तो ए सेल्युलर बॉडी फंक्शन एज द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ये ऑलरेडी पता है. स्ट्रेट फॉरवर्डली इसके एग्जांपल देख लीजिए. प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, ये आपको प्रोटोजोआ के अंदर देखने को मिलेगा. ठीक है, सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये आपको पोरीफेरा, स्पॉन्जेस लिख लीजिए इसीलिए. ठीक है, मैंने आपको बोला था पोरीफेरा है यानी कि, तो ये आपको पोरीफेरा के अंदर देखने को मिलता है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये आपको कॉलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स इनके अंदर देखने को मिलता है. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज सीन इन प्लेटीहेल्मिन्थीज. एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको देखने को मिलेगा एस्के हेल्मिन्थीज के अंदर. ठीक है, एनिलिडा के अंदर, आर्थ्रोपॉड्स के अंदर, मोलस्का के अंदर, इकाइनोडर्मेटा के अंदर, एंड कॉर्डेटा के अंदर. ये है आपका पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
आपके ये है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन प्रोटोजोआ, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा के अंदर, टिश्यू लेवल कॉलंट्रेट्स और टीनोफोर्स के अंदर, ऑर्गन लेवल प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर, और ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिड, आर्थ्रोपॉड, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा इनके अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको अब आप सोच रहे होंगे ये शुरुआत ही ऐसी हो रही है, इतने सारे एग्जाम्पल्स रट्टे लगाने पड़ रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है इनका, ये आपको एज इट इज याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो है आपका पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है इसके अंदर, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। आपके सिमेट्री के बेसिस पर ये तीन टाइप है बेसिस ऑफ, क्या क्या है? एक तो हो सकता है आपका, एक है एसिमेट्रिकल, ठीक है। दूसरा है आपका इट इज रेडियल सिमेट्री, और तीसरा है इसके अंदर आपका इट इज बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो इसमें जो पहला है आपका दैट इज द एसिमेट्रिकल। इससे लिखिए, नाम से ही पता लग रहा है एसिमेट्रिकल मतलब क्या हो रहा है। एसिमेट्रिकल मतलब when body cannot be divided into two equal half when any plane passing through the center, मतलब कोई भी प्लेन आपके सेंटर से पास होके भी आपकी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना कर पाए तो उसको बोलेंगे अपन एसिमेट्रिकल प्लेन। तो लिख लीजिए, when any plane, कोई भी प्लेन आपके सेंटर से पास हो, when any plane passing through center it cannot divide the body in two equal halves। ठीक है, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पाए अगर बॉडी को किसी भी प्लेन से, अगर किसी भी कोई भी प्लेन आपके सेंटर से पास हो तो उसे एसिमेट्रिकल प्लेन बोलते हैं। ये आपको देखने को मिलता है, इसको एग्जांपल लिख लीजिए, इट इज सीन इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस मतलब समझ गए होंगे आप लोग, मतलब पॉरीफेरा के अंदर जो है एसिमेट्रिकल प्लेन देखने को मिलेगा। दूसरा जो टाइप मैंने इसका बताया आपका दैट इज द रेडियल सिमेट्री। तो लिखिए दूसरे के अंदर है आपका what is radial symmetry? When any plane passing through the center, it can divide the body into two equal halves। दो आइडेंटिकल हाफ्स में बॉडी को डिवाइड कर दे, अगर कोई भी प्लेन आपके सेंटर से पास होके आपकी बॉडी को दो आइडेंटिकल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो लिख लो इसको, when any plane passing through the center ठीक है, when any plane passing through the center it can divide the body into टू आइडेंटिकल हाफ्स। दो आइडेंटिकल हाफ्स के अंदर अगर आपकी बॉडी को डिवाइड कर दे तो उसको बोलेंगे अपन रेडियल सिमेट्री।
ठीक है। रेडियल सिमेट्री जो है ये आपको किन किन के अंदर देखने को मिलती है, ये आपको कॉलन ट्रेट्स, टीनोफोर्स और आपको एकाइनोडर्मेटा, इनके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। एकाइनोडर्मेटा के ब्रैकेट में आप लोग अभी तो सिर्फ इतना लिख लो, एकाइनोडर्मेटा के ब्रैकेट के अंदर आप लोग लिख लीजिए इसमें अडल्ट। ये मैंने क्यों लिखाया है, मैं पहले सिमेट्री कंप्लीट कर लूं, देन आई विल एक्सप्लेन यू। अभी सिर्फ आप नोट आउट कर लो, एकाइनोडर्मेटा अडल्ट्स के अंदर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ठीक है। तीसरा टाइप है इसके अंदर आपका बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री के अंदर क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री के अंदर क्या होता है, व्हेन बॉडी ऑफ द एनिमल इट कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ ओनली थ्रू वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। मतलब सिर्फ किसी एक प्लेन के थ्रू अगर बॉडी को दो मतलब आइडेंटिकल मतलब राइट साइड जो दो हाफ होंगे ना, उसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड एकदम सिमिलर हो तो उसको अपन बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक सारे के सारे आपके बायलेटरल सिमेट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, लिख लो इसे, बायलेटरल सिमेट्री व्हेन बॉडी ऑफ एनिमल it can be divided into identical right and left half मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड जो होगा ना, जो मतलब बॉडी डिवाइड होगी तो उसका राइट साइड बिल्कुल एज इट इज आपके लेफ्ट साइड की तरह होगा। आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ थ्रू ओनली वन प्लेन। ठीक है, इसका आपका एग्जाम्पल है बायलेटरल सिमेट्री का, एज आई टोल्ड यू प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक सारे के सारे बायलेटरल सिमेट्री उसमें देखने को मिलती है। ये पीछे वाले स्टूडेंट्स को दिख रहा है, चलिए, it is platyhelminthes to chordata। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। तो ये अपना सिमेट्री के बेसिस पर तीन टाइप मैंने बताया, एसिमेट्रिकल, बायलेटरल, रेडियल सिमेट्री एंड द बायलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री तो नाम से ही पता लग गया, बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ही नहीं कर सकते किसी भी प्लेन के थ्रू जो कि आपके सेंटर से पास हो, तो एसिमेट्रिकल ये आपको किंगडम फाइलम पॉरीफेरा के अंदर यानी कि स्पॉन्जस के अंदर आपको देखने को मिलता है। रेडियल सिमेट्री की बात करें, अगर आपका कोई भी प्लेन सेंटर से पास होके बॉडी को दो आइडेंटिकल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर देता है तो उसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, जो कि आपको कॉलन ट्रेट्स, टीनोफोर्स और एकाइनोडर्मेटा के अंदर देखने को मिलती है। मैंने एकाइनोडर्मेटा अडल्ट लिखाया है, क्यों? क्योंकि अडल्ट स्टेज में तो जो एकाइनोडर्मेटा होते हैं उनके अंदर तो आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, एंड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन द एकाइनोडर्मेटा के ही एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है उसके अंदर आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। इसीलिए इसके ब्रैकेट में अडल्ट लिखा गया है। अडल्ट एकाइनोडर्मेटा के अंदर तो होगी आपकी रेडियल सिमेट्री, और आपके एकाइनोडर्मेटा जब एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होते हैं उनके अंदर आपकी बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है बता ही दिया कि अगर कोई एक सिंगल प्लेन के थ्रू अगर बॉडी को आइडेंटिकल राइट और लेफ्ट हाफ के अंदर डिवाइड हो जाए तो उसे बोलेंगे बायलेटरल सिमेट्री। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक सब कुछ आपके ये बायलेटरल सिमेट्री के अंदर आते हैं, और आपका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एकाइनोडर्मेटा होगा वो भी। ठीक है, ये मैं लिखवा देती हूँ ये पॉइंट भी, उसके पहले आप इतना नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग ये भी नोटिफाई कर लो, मैंने आपको बताया ना कि बायलेटरल सिमेट्री वाला खुद ही लिख लोगे ना,
यहाँ पे नीचे नोट डाल के लिख लेना आप लोग कि बायलेटरल सिमेट्री के अंदर मतलब जो एम्ब्रियोनिक एकाइनोडर्मेटा इन एम्ब्रियोनिक स्टेज दे एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री एंड इन अडल्ट स्टेज दे एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री, ठीक है। और ये जो एसिमेट्रिकल के अंदर मैंने लिखा है स्पॉन्जेस, लेकिन मतलब पॉरीफेरा जो है वो सारे के सारे के अंदर आपको एसिमेट्रिकल वो देखने को मिलता है, लेकिन इसके ब्रैकेट में ये लिख लो कि आपके साइकन और ल्यूकोसोलानिया जो है इसके अंदर ये जो है आपके रेडियल सिमेट्री को एग्जिबिट करते हैं, लिख लो। पॉरीफेरा सब इसके अंदर आता है, लेकिन साइकन एंड ल्यूकोसोलानिया दे एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री, इनके अंदर लेकिन रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। चलो ये हो गया दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। आपका जो थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ये आपके है ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। ठीक है, जर्म लेयर के बेसिस पर ये दो तरीके से होते हैं। एक तो है आपका डिप्लोब्लास्टिक, एक है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। मैं ऐसे ही नीचे बना देती हूँ, वही एक्सप्लेन कर दूंगी। जर्म लेयर जो है ये ऐसे है आपका, एक तो डिप्लोब्लास्टिक होगा इसके अंदर, एक है आपका इसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, क्या होता है डिप्लोब्लास्टिक नाम से पता लगा, डिप्लो यानी कि दो, ट्रिप्लो यानी कि तीन, यानी कि अगर बॉडी के अंदर दो जर्म लेयर प्रेजेंट है तो डिप्लोब्लास्टिक, बॉडी के अंदर तीन जर्म लेयर प्रेजेंट है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। दो जर्म लेयर कौन सी होंगी आपकी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तीन जर्म लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। तो ये है आपका डिप्लोब्लास्टिक ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या होता है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर आपकी दो जर्म लेयर्स ही प्रेजेंट होती हैं, टू जर्म लेयर्स। दो जर्म लेयर कौन सी है, दैट इज ये आपकी होंगी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और इन दोनों जर्म लेयर्स के बीच में आपकी एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर, दैट इज मीजोग्लिया जो है, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है, पर ये आपकी जर्म लेयर नहीं है। जर्म लेयर ये दो ही होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, लिख लो। And in between this, and in between an undifferentiated layer, and undifferentiated आपकी जो मीजोग्लिया लेयर जो है ये प्रेजेंट होती है। और मीजोग्लिया के बारे में लिख लीजिए, जो मीजोग्लिया है इट इज नॉट अ जर्म लेयर, ये आपकी जर्म लेयर नहीं है। अदरवाइज आप सोचो ना एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, दोनों के बीच में मीजोग्लिया भी प्रेजेंट है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया ना। डिप्लोब्लास्टिक कहां बचा, ये डिप्लोब्लास्टिक ही है, जर्म लेयर ये दोनों ही है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीजोग्लिया एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है विच इज नॉट अ जर्म लेयर, लेकिन इन दोनों के बीच में ये मीजोग्लिया की एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है। तो डिप्लोब्लास्टिक क्या, अगर बॉडी के अंदर बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू जर्म लेयर, दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट है, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो हो गया आपका डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक किसके अंदर देखने को मिलता है, इसके एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग, ये आपको देखने को मिलेगा स्पॉन्जेस यानी कि पॉरीफेरा के अंदर, ठीक है। पॉरीफेरा के अंदर तो होती है डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। नेक्स्ट मैंने आपको बताई ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। ट्रिप्लोब्लास्टिक नाम से ही पता लग रहा है इसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि अगर बॉडी के अंदर आपकी तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, तीन कौन सी होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इन दोनों के बीच में मीजोडर्म।
ये 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। ये आपको किन के अंदर देखने को मिलती है मैं भी आपको डिस्कस करूंगी, इसके पहले ये लिख लो। बॉडी कंसिस्ट ऑफ इसके अंदर होती हैं आपकी 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट। बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 जर्म लेयर्स। दैट इज ये होंगी आपकी एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नोट कर लो। ये आपको देखने को मिलता है कॉलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स, एक सेकेंड, ये मैंने सिर्फ स्पॉन्जेस लिखा है ना डिप्लोब्लास्टिक के अंदर। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर स्पॉन्जेस, कॉलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स के अंदर। ठीक है, गलती से लिखा दिया था। डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर जो है स्पॉन्जेस, कॉलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स के अंदर देखने को मिलेगी, और ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर जो है ये आपको देखने को मिलती है प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर आपके कॉर्डेटा तक। प्लेटीहेल्मिन्थीस टू कॉर्डेटा, इनके अंदर होती है आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। ठीक है, तो ये आपके 2 टाइप के हो गए, दैट इज द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझ में आ गया होगा। डिप्लोब्लास्टिक एक ही की पॉइंट, 2 जर्म लेयर, एक्टोडर्म एंडोडर्म, लेकिन एक चीज ये ध्यान रख लेना, दोनों के बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है जो कि अनडिफरेंशिएटेड लेयर है लेकिन जर्म लेयर नहीं है। ठीक है, पॉरीफेरा, कॉलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स के अंदर देखने को मिलेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, प्लेटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेट्स तक सारे के सारे आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर के एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका 4th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी और सीलोम। कितने टाइप के होते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लिख लिया सभी ने, हटा दूं इसे, चलिए। Fourth basis of classification, that is on the basis of body cavity और सीलोम। सबसे पहले तो सुन लो, पहले तो ये जो बॉडी कैविटी मैंने बताई ये क्या होता है। आपकी बॉडी वॉल और गट वॉल, इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं बॉडी कैविटी और सीलोम। ठीक है, लिख लो व्हाट इज बॉडी कैविटी और सीलोम के बेसिस पर कर रहे हैं ना। इनके बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं ये तो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बॉडी कैविटी और सीलोम का मतलब क्या है। तो बॉडी कैविटी इफ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसे हम लोग बोलते हैं बॉडी कैविटी और सीलोम। इसका बेसिस पर देखो कितने टाइप के होते हैं, ये आपके 3 टाइप के होते हैं इस बेसिस पर। ये 3 टाइप कौन कौन से हैं। एक तो है आपका एसीलोमेट, ठीक है, एक है आपका सूडोसिलोमेट, और एक है आपका सीलोमेट। ठीक है, अब बॉडी कैविटी और आपका क्या बोलते हैं सीलोम क्या है ये तो समझ में आ गया कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो स्पेस है उसे मैंने बोला बॉडी कैविटी।
इसके बेसिस पर ये 3 टाइप के हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट। नाम से ही पता लग रहा है एसिलोमेट में तो क्या आपकी जो बॉडी कैविटी है ये एब्सेंट होती है, ठीक है। सूडोसिलोमेट और सिलोमेट में क्या होता है, पहले मैं आपको सिलोमेट एक्सप्लेन कर रही हूं। सिलोमेट के अंदर आपकी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है एंड इट इज लाइंड बाय मेसोडर्मल लेयर। अगर वो जो बॉडी कैविटी जो प्रेजेंट है वो अगर मेसोडर्म की लेयर से लाइंड हो रही है, मेसोडर्म की लेयर से लाइन कर रही है, तो उसे बोलेंगे अपन सिलोमेट। सूडोसिलोमेट में क्या होता है, इसमें भी बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होती है बट इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्मल लेयर, पर उसको मेसोडर्मल लेयर लाइन नहीं करती है, उल्टा आपकी बॉडी कैविटी के अंदर मेसोडर्मल पाउचेस जो है ये आपके स्कैटर्ड रहते हैं, ये है आपका सूडोसिलोमेट। समझ में आया? ये तो नाम से ही पता लग गया, ए सिलोमेट, ए यानी कि एब्सेंस ऑफ, यानी कि इसमें तो सिलोम यानी कि जो बॉडी कैविटी है ये एब्सेंट है। सूडोसिलोमेट और सिलोमेट दोनों के अंदर आपकी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। डिफरेंस क्या है, सिलोमेट के अंदर जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट है इट इज लाइंड बाय लेयर ऑफ मेसोडर्म, मेसोडर्मल लेयर इसको लाइन करती है। सूडोसिलोमेट के अंदर जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट है इट इज नॉट लाइंड बाय लेयर ऑफ मेसोडर्म, मेसोडर्मल लेयर उसे लाइन नहीं करेगी, उल्टा जो बॉडी कैविटी के अंदर जो है मेसोडर्मल पाउचेस जो है ये स्केटर्ड रहते हैं, ये है आपका सूडोसिलोमेट, ठीक है। लिख लो, एसिलोमेट के अंदर क्या है, इसके अंदर तो आपकी जो बॉडी कैविटी है इट इज एब्सेंट ओवर हियर, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन एसिलोमेट, ठीक है। सूडोसिलोमेट में मैंने क्या बताया, पहले सिलोमेट लिख लो। सिलोमेट के अंदर आपकी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी सॉरी body cavity is present, body cavity present है and it is lined by mesodermal layer, mesodermal layer से लाइन करे तो इट इज सिलोमेट। सूडोसिलोमेट में क्या है, बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होती है, body cavity is present but it is not lined by mesodermal layer, but it is not lined by mesodermal layer। उल्टा आपके जो मेसोडर्मल पाउचेस हैं दे आर स्कैटर्ड इन बॉडी कैविटी, मेसोडर्मल पाउचेस दे आर स्कैटर्ड इन बॉडी कैविटी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल से पहले ये जो आपके ये तो 3 टाइप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। दैट इज द एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। अब आपके ये जो सिलोमेट है ना ये भी आपके फर्दर 2 टाइप के हैं। क्या क्या है इनके 2 टाइप, ये ऐसे लिख लो। सूडोसिलोमेट इज फर्दर ऑफ 2 सॉरी सिलोमेट इज फर्दर ऑफ 2 टाइप, दैट इज द शीजोसील एंड एंट्रोसील। लिखो शीजोसील एंड एंट्रोसील, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं आपके सिलोमेट भी। इनके अंदर है क्या ये बाद में बताऊंगी क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, मैं डायरेक्टली अब पहले एग्जांपल लिख देती हूँ, फिर शीजोसील और एंट्रोसील बाद में आपको एक बताऊंगी। सूडोसिलोमेट जो है ये आपको एस्के हेलमिंथीज के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। एसिलोमेट जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर तो एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट बॉडी कैविटी आपको एस्के हेलमिंथीज के अंदर देखने को मिलेगी। सिलोमेट के अंदर भी 2 टाइप है ना आपके, शीजोसील और एंट्रोसील।
शीजोसील आपको देखने को मिलेगा एनिलिड्स, आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्क। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इनके अंदर तो शीजोसील बॉडी कैविटी होगी। और आपके एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इनके अंदर एंट्रोशील बॉडी कैविटी होगी। समझ में आया क्या बताया मैंने? पहले तो बॉडी कैविटी ऑन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बॉडी कैविटी और सीलोम के बेसिस पर। बॉडी कैविटी क्या होता है ये समझ में आ गया होगा कि आपकी बॉडी वॉल और गट वॉल दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको बोला बॉडी कैविटी। इसके बेसिस पर 3 टाइप, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड द सिलोमेट। एसिलोमेट में तो क्या नाम से ही पता लग रहा है, ए सिलोमेट, ए यानी कि एब्सेंस ऑफ, तो बॉडी कैविटी एब्सेंट है एसिलोमेट के अंदर। तो ये आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर देखने को मिलेगी। सूडोसिलोमेट में क्या होता है, बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होती है बट इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्मल लेयर। मेसोडर्मल लेयर उसे लाइन नहीं करती है, उल्टा बॉडी कैविटी के अंदर आपके मेसोडर्मल पाउचेस जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ये होता है आपके सूडोसिलोमेट के अंदर, जो कि आपको एस्केहेल्मिन्थीज के अंदर देखने को मिलती है। फिर सिलोमेट टाइप, सिलोमेट में क्या होता है, आपकी जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट है इट इज लाइंड बाय मेसोडर्मल लेयर। सिलोमेट भी आप फर्दर आपके 2 टाइप के हैं, एक है आपके शीजोसील, एक है आपके एंट्रोसील। शीजोसील टाइप की बॉडी कैविटी आपको एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंदर देखने को मिलेगी। एंट्रोसील टाइप की जो बॉडी कैविटी है ये आपको एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, शीजोसील और एंट्रोसील क्या होता है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसके पहले आप इतना नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने इतना? तो मैंने आपको बताया ना शीजोसील क्या होता है, ये लिख लो। शीजोसील के अंदर क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मास। मेसोडर्मल मास के स्प्लिटिंग से तो शीजोसील, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो गट वॉल के फ्यूजन से बनता है, आपके गट पाउचेस के फ्यूजन से एंट्रोसील। ठीक है, चाहो तो यही लिख लो, यहां पर ये थोड़ी सी स्पेस तो है यहाँ की जगह। शीजोसील बनेगा, इट इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मास। एंट्रोसील क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गट पाउचेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। यही लिख लेना है इसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा टाइप, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी और सिलोम। ठीक है, 4th टाइप जो है इसके अंदर आपका, इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है आपका बॉडी प्लान के बेसिस पर। ठीक है, ये लिख लिया सभी ने, हटा दो इसे। चलिए, fourth basis of classification, it is on the basis of body plan. इसके बेसिस पर ऐसे होता है। एक तो है आपका सेल एग्रीगेट टाइप, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर आपका ट्यूब, सॉरी ब्लाइंड सैक, ये लिखो ब्लाइंड सैक टाइप। और तीसरा है आपका ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप, ट्यूब विद इन ट्यूब। क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सेल एग्रीगेट टाइप तो सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, इसको तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इसमें तो डायरेक्टली आप इसका एग्जांपल लिख लो। सेल एग्रीगेट टाइप का क्या होता है, सेल एग्रीगेट टाइप जो है ये आपको
एग्जांपल बाद में, पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके ब्लाइंड सैक टाइप में क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप में क्या होता है? ब्लाइंड सैक टाइप क्या होता है, अगर आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ब्लाइंड सैक टाइप में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ये इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट है, बॉडी से आउटसाइड की तरफ जो ओपनिंग होती है ना, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, यानी कि माउथ और एनस दोनों एक ही, मतलब माउथ और एनस का फंक्शन वो सिंगल ओपनिंग करती है, ये तो होता है ब्लाइंड सैक में, ठीक है, मतलब सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है विच एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस। ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप के अंदर आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट होता है, दो सेपरेट ओपनिंग होती है आउटसाइड की तरफ, दैट इज माउथ एंड एनस, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, लिख लो। ब्लाइंड सैक के अंदर मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक विद सिंगल ओपनिंग, with single opening outside the body which act as both mouth and anus. Which act as both mouth and anus. ठीक है, ये होता है आपके ब्लाइंड सैक टाइप के अंदर, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक और सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब में मैंने क्या बताया, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक इसके अंदर कंप्लीट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट होता है आपके ट्यूब विद इन ट्यूब में, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। दूसरी चीज क्या, इसके अंदर आपकी दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है आउटसाइड द बॉडी, दैट इज द माउथ एंड एनस, ठीक है, two opening present outside the body, यानी कि माउथ और एनस सेपरेट होते हैं इसमें। ये हो गया आपका ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक एंड टू सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल लिख लो, ये मैंने पहले लिखा तो दिया ही था, खैर। सेल एग्रीगेट टाइप के अंदर स्पॉन्जेस यानी कि पॉरीफेरा, ठीक है। ब्लाइंड सैक टाइप जिसके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक इनकम्प्लीट हो, यह आपको देखने को मिलता है कॉलनट्रेट्स से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थीज तक, कॉलनट्रेट्स टू प्लेटीहेल्मिन्थीज। और ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप जो है ये निमेटहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, लिख लो निमेटहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लान। ये तीन टाइप के हैं, सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक टाइप एंड ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप। दोनों के अंदर एक एक की पॉइंट ये ध्यान रखना है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, सिंगल माउथ हो, सिंगल ओपनिंग है ब्लाइंड सैक में, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट होता है, दो सेपरेट ओपनिंग, माउथ और एनस दोनों अलग अलग प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ये कॉलनट्रेट से प्लेटीहेल्मिन्थीज तक, निमेटहेल्मिन्थीज तक से कॉर्डेट तक आपके ट्यूब विद इन ट्यूब के एग्जांपल, सेल एग्रीगेट टाइप पॉरीफेरा दैट इज स्पॉन्जेस के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर? इट इज द फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी प्लान। फिफ्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये लिख लिया क्या सभी ने? हटा दो इसे। चलिए, ये आपके सेगमेंटेशन के बेसिस पर, सेगमेंटेशन के बेसिस पर जो है ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो है प्रोटोस्टोरियोमेट एंड मेटामर्फ्स।
ठीक है, क्या होते हैं पहले, चलो ये लिख लो इतना ही, ठीक है। तो जो नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है आपके सेगमेंटेशन के बेसिस पर, उधर मैंने फोर्थ डाला था, फिफ्थ हो गया सीक्वेंस, तो आपने देख लिया होगा, खैर ठीक है। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। आपके सेगमेंटेशन के बेसिस पर ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक है सूडो मेटामेरिक और एक है आपके मेटामेरिक। क्या होता है देखिए, सूडो मेटामेरिक एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सूडो मेटामेरिक में तो क्या होता है, इसका डायरेक्टली एग्जांपल लिख लो। सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है ये आपको टेप वॉर्म के अंदर देखने को मिलते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का आपका एग्जांपल है, ये आपको एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स और कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स, इनके अंदर देखने को मिलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एग्जैक्टली आपका होता क्या है, इसके अंदर आपकी जो बॉडी जो है इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड रहती है विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन। कुछ ऑर्गन का सीरियल रिपीटेशन होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स के अंदर रिब्स और वर्टिब्रा जो हैं ये आपके मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करती है, सीरियल रिपीटेशन होता है इनका। इट इज अबाउट दिस। आपको तो डायरेक्टली इसके अंदर कुछ नहीं, सेगमेंटेशन में सूडो मेटामेरिक और मेटामेरिक के एग्जांपल रखने कि सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन टेप फॉर्म के अंदर, मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट्स, इनके अंदर आपके मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। पर फिर भी आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता क्या है एक बार ये लिख लीजिए, इसमें जो बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली एंड एक्सटर्नली इनटू सेगमेंट्स। सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है आपकी बॉडी, ठीक है। और क्या बताया, विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन। लिख लो आप चाहो तो ये एग्जांपल भी कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, यहां पे लिख रही हूं मैं, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वर्टिब्रा और रिब्स जो हैं ये आपके मेटामेरिक सेगमेंटेशन को शो करते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका सिक्स्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये आपके है नोटोकॉर्ड के बेसिस पर, ठीक है। ये लिख लिया सभी ने, हटा दो इसे। चलिए, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज इन द ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड आपका प्रेजेंस है या एब्सेंस है, इसके बेसिस पर आपके दो टाइप के हैं। तो सेवंथ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो है आपके नॉन कॉर्डेट्स, ये तो सिंपल है। दूसरा होता है आपके कॉर्डेट्स, नाम से ही पता लग रहा है। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर तो क्या आपका नोटोकॉर्ड जो है इनके अंदर होगी एब्सेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है इनमें। कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। नोटोकॉर्ड का एग्जांपल क्या है, तो पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, ये सारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है। और कॉर्डेट्स नाम से कॉर्डेट्स सारे इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसमें तो नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ये हुआ आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ये 8 टाइप का क्लासिफिकेशन है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पर, ठीक है। तो ये लिख लिया सबने सेगमेंटेशन वाला, हटा दो इसे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम।
सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप और क्लोज टाइप होता है आपका, लिखो दो टाइप के हैं इसमें। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और इट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में तो क्या होता है, आपका हार्ट से जो ब्लड पंप होता है ये आपके ओपन स्पेस के अंदर पंप होता है, दैट इज द हीमोसील, और सेल्स और टिश्यूज जो है ये डायरेक्टली इसके अंदर ही आपके बाथ्ड होते हैं। क्लोज टाइप में ब्लड जो है ये आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है, ब्लड वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, आर्टरीज, वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज, इनके थ्रू आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता है क्लोज्ड के अंदर। ठीक है, तो नाम से आपको तो पता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी में ये लिखा नहीं रही, इसका डिटेल आपको समझ में आ रहा होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ये ब्लड जो है हार्ट से पंप होता है ओपन स्पेस हीमोसील के अंदर, और सेल्स और टिश्यूज वगैरह जो है, ऑर्गन्स वगैरह जो डायरेक्टली इसी के अंदर बात करते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है आपकी वेरिंग डायमीटर के ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, यानी कि आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होता है। ठीक है, किसके अंदर क्या देखने को मिलता है, तो आपका जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आपको किनके अंदर देखने को मिलेगा? ठीक है, तो डिटेल तो आप लोगों ने देख लिया। अब डायरेक्टली हम लोग इसके एग्जांपल नोट आउट कर लेते हैं। आप लोग लिख लोगे ना, डायरेक्टली एग्जांपल लिखा देती हूं मैं। तो आपका जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आपको देखने को मिलेगा आर्थ्रोपॉड्स के अंदर, मॉलस्क्स के अंदर, काइनोडर्मेटा के अंदर, ठीक है, आपके हेमिकॉर्डेटास के अंदर, और कुछ कॉर्डेट्स के अंदर, लोअर कॉर्डेट्स के अंदर, जैसे कि ट्यूनिका, उनके अंदर देखने को मिलता है। एंड लोअर कॉर्डेट्स एंड सम लोअर कॉर्डेट्स लाइक ट्यूनिका, इनके अंदर आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये प्रेजेंट होता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका एग्जाम्पल है आपका, ये आपको एनिलिड्स के अंदर, सिफेलोपोड मॉलस्क्स के अंदर, और वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे आपको इतना समझ में, इट इज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सर्कुलेटरी सिस्टम के ये दो टाइप के हैं, ओपन एंड क्लोज टाइप। इनके एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है आपका, ये है आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पर। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पर जो है आपके दो टाइप के हैं, प्रोटोयोस्टोमिएट्स एंड ड्यूटेरोस्टोमिएट्स। क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, जब तक आप इसे कर लो। Ninth basis of classification, it is on the basis of embryonic development. इसके लिख लो फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, उसके बेसिस के ऊपर है ये। ठीक है, ये आपके दो टाइप के हैं। इट इज प्रोटोस्टोमिएट्स, टीओ लिखा है, एंड ड्यूटेरोस्टोमिएट्स। प्रोटोस्टोमिएट्स एंड ड्यूटेरोस्टोमिएट्स।
प्रोटोस्टोमिएट्स के अंदर तो क्या होता है, मैंने आपको बताया ना फेट ऑफ ब्लास्टोपोर के ऊपर बेसिस पर है। प्रोटोस्टोमिएट्स जो होते हैं इनके अंदर आपका जो ब्लास्टोपोर जो है ये माउथ का फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर ड्यूटेरोस्टोमिएट्स के अंदर ब्लास्टोपोर जो है ये एनस का फॉर्मेशन करता है। तो क्या होता है, मैं आपको लैंग्वेज फॉर्मेट नहीं लिख रही, आपको डायरेक्टली ऐसे लिख रही हूं, आप लोग ऐसे इसको वो कर लेना। प्रोटोस्टोमिएट्स के अंदर तो क्या हुआ, जो ब्लास्टोपोर है आपका ये आपके माउथ का फॉर्मेशन करता है। तो ब्लास्टोपोर माउथ का फॉर्मेशन करा रहा है, यानी कि एनिमल बॉडी में सबसे पहले माउथ बनेगा, उसके बाद एनस का फॉर्मेशन होगा। लिख लीजिए, यानी कि माउथ इज फॉर्म्ड अर्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ड्यूटेरोस्टोमिएट्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर ब्लास्टोपोर जो है ये एनस का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ऐसे एनिमल्स के अंदर आपके एनस का फॉर्मेशन पहले होता है माउथ से। ठीक है, इसमें जो ब्लास्टोपोर है ये आपके एनस का फॉर्मेशन कर रहा है। सो इस वजह से एनस जो है इट इज फॉर्म्ड अर्लियर देन माउथ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लो। प्रोटोस्टोमिएट्स के अंदर प्लेटीहेल्मिन्थीस से मोलस्का तक, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोस्टोमिएट्स। प्लेटीहेल्मिन्थीस टू मोलस्का। ठीक है, ड्यूटेरोस्टोमिएट्स के आपके एग्जाम्पल हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। इनके अंदर होता है आपका ड्यूटेरोस्टोमिएट्स। ठीक है, सही लिखा है, क्लियर। तो ये हो गया आपका 9th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो आपका लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लार्वा स्टेज, उसको मैं डायरेक्टली ऐसे ही बोल देती हूँ क्योंकि कुछ इसके अंदर ऐसा है नहीं। लार्वा स्टेज के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर बताया। तो जिनके अंदर आपकी लार्वा स्टेज प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनके अंदर तो डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट। जिनके अंदर लार्वा स्टेज एब्सेंट है उनके अंदर डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट। बस इतना ध्यान रख लेना। ये 10th स्टेज तो कुछ बुक्स में मिलता भी नहीं है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह भी नहीं है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर, इट इज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम लोग अपना सबसे पहला फाइलम जो है दैट इज द प्रोटोजोआ, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। उसके पहले आप इतना नोट आउट कर लो, ठीक है। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट हम लोग आपका फाइलम प्रोटोजोआ जो है ये डिस्कस करेंगे। किंगडम यहाँ पे पहला फाइलम जो है आपका प्रोटोजोआ, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता देती हूं मैं, ये जो फाइलम प्रोटोजोआ है, अब मैंने आपको बताया एनिमल टैक्सो थोड़ा सा फोबिया टाइप जो है, अपन एक काम करेंगे इसके अंदर, मैं आपको कुछ फीचर्स इसके यहाँ पर नोट आउट करा रही हूँ, ये तो आप मेरे साथ नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद ये तो मतलब ऐसे हैं, ये जो फीचर्स मैं बहुत ही लिमिटेड 7 से 8 फीचर्स लिखाऊंगी, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तो आप इतना तो पढ़ ही लेना। और जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि नहीं हम तो भाई सारा ही पढ़ते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन ही चाहिए, तो उनको मैं भी पीपीटी से शो करूंगी, ठीक है। तो बाकी अदरवाइज ये है कि इतना कर लोगे उतना बहुत है, बाकी फिर मैं अभी पीपीटी से आपको इसके जो बाकी के जितने फीचर्स हैं ना, जो मैं सारे यहाँ पे नहीं दिखा रही, वो आपको पीपीटी से शो करूंगी। पर ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ भी नहीं करके जाते, फीचर्स इंपॉर्टेंट, वो सारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो नोट कर लो मेरे साथ। तो फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर सबसे पहला पॉइंट तो ये, इसके अंदर होते हैं आपके यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, ठीक है। इसके अंदर आएंगे आपके, दे ऑल आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। नेक्स्ट पॉइंट ये कि ये जो है
फाइलम प्रोटोजोआ ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूडेड है, ये भी लिख लो, इट इज इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा, इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि ये तो समझ में आ गया यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है प्रोटोजोआ, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट पॉइंट इसके रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, वो ये कि फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होता है ये आपके जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है और दे आर अमोनोटैलिक इन नेचर, यानी कि एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट आपका अमोनिया होता है। ठीक है, डाइजेशन की बात करें तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। तो लिख लीजिए दोनों पॉइंट पहले कि सबसे पहले मैंने आपको रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के बारे में क्या बताया कि रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ये आपके जनरल बॉडी सरफेस से होता है, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, और मैंने आपको बताया एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है इसके अंदर ये होता है आपका अमोनिया, यानी कि दे आर अमोनोटैलिक इन नेचर, अमोनोटैलिक। अब ये अपन ऑलरेडी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं तो इसको मैं सिर्फ एक वर्ड ही यूज कर रही हूं, आपको अमोनोटैलिक आपको बताने का जरूरत नहीं है। अमोनोटैलिक क्या होते हैं? अमोनोटैलिक ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया होता है, वो होता है अमोनोटैलिक। तो प्रोटोजोआ के मेंबर्स जो होंगे फाइलम के, दे आर अमोनोटैलिक इन नेचर। ठीक है, दूसरा हम लोग इसके अंदर अगर डाइजेशन की बात करें तो इंट्रासेल्युलर, एक एक वर्ड जो है ना सिर्फ ये एक की पॉइंट ही याद रखना है, बाकी जो डिटेल में तो अभी मैं स्लाइड से शो करूंगी, पर उतना नहीं, आप लोग इतना भी पढ़ के जाओगे ना तो उतना काम चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इनके अंदर डाइजेशन, आपका इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलता है, दे हैव इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। उसमें क्या पैराग्राफ में बहुत लंबी चौड़ी डिटेल दे रखी है, ये वन वर्ड में कंप्लीट हो रहा है सारा। ठीक है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि फाइलम प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं इनकी बॉडी नेक्ड होती है, यानी कि इनकी बॉडी को कोई भी कवरिंग या फिर शीट जो है कवर नहीं करती है। हाँ, कुछ प्रोटोजोआ जो है जैसे कि रेडियोलेरियन और फोरामिनिफेरन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी को जरूर आपका CO3 और सिलिका की शेल जो है ये कवर करती है। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट कि फाइलम प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है इट इज नॉट कवर्ड बाय, body is not covered by any covering or sheath। लेकिन कुछ प्रोटोजोआ के अंदर, बट इन सम प्रोटोजोआ, ये किससे कवर्ड रहती है? इट इज कवर्ड बाय, कुछ प्रोटोजोआस के अंदर इट इज कवर्ड बाय CaCO3 एंड सिलिका। जैसे कि आपका ये लिख लो एग्जांपल, रेडियोलेरियन एंड फोरामिनिफेरियन ग्रुप। ठीक है, एक पॉइंट ये है इसके अंदर कि आपके फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर आप लोगों ने, अब ये भी मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊंगी बहुत ज्यादा, अपन ऑलरेडी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर डिस्कस कर चुके, सिर्फ मैं आपको पॉइंट बता रही हूं कि जो आपके फ्रेश वाटर प्रोटोजोआज होते हैं, ठीक है, उनमें ऑस्मो रेगुलेशन के लिए आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो मरीन वाटर प्रोटोजोआज होंगे उनके अंदर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये एब्सेंट होता है। ठीक है, क्या बोला? फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ
दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पहला या दूसरा ही लेक्चर है जहां पे मैंने आपको ऑस्मोरेगुलेशन, फ्रेश वाटर और वो कैसे आपके बॉडी से मतलब इनका वाटर मैनेजमेंट कैसे क्या होता है, किसमें एक्सेस वाटर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उसको कैसे ओवरकम करते हैं, सब मैंने डिस्कस किया एक्सक्रीटरी सिस्टम का। शुरुआत के 2 लेक्चर्स में इसका पूरा कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो मैं इसे डिस्कस नहीं करूंगी यहाँ पर। होप सो आपको याद ही होगा, याद होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ आपको कि जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआंस होंगे उनके अंदर तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन। मरीन वाटर के अंदर, मरीन वाटर प्रोटोजोआंस के अंदर वो एब्सेंट होता है, ठीक है। ये लिख लिया सभी ने, हटा दो इसे। चलिए तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ they have contractile vacuoles present होते हैं for osmoregulation। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है इसके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर, while in marine water प्रोटोजोआ दे आर एब्सेंट। ऐसे लिख लो, while absent in मरीन वाटर प्रोटोजोआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये, इस फाइलम के जो मेंबर्स होंगे उनके अंदर मैक्सिमम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिमम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इस फाइलम के मेंबर में प्रेजेंट होते हैं। लिख लीजिए, मैक्सिमम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ दिस फाइलम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि आपका मैंने बताया ना मैक्सिमम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट है। आपके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर आपके इनको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, क्या उनके फीचर्स हैं, ये मैं आपको उसके अंदर चार्ट मैंने पीपीटी में शो करूंगी अभी, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि वहां से तो वो एज इट इज चलेगा। पर अभी मैं आपको ये जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखा है इसे आप लोग नोट कर लो, क्योंकि जो फाइलम प्रोटोजोआ अभी मैं आपको जस्ट पीपीटी से जो शो करने वाली हूं उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। मुश्किल है बहुत याद करना, ये सिंपल है, इजी, लैंग्वेज फॉर्मेट भी बहुत इजी है, डायरेक्टली 1 वर्ड के अंदर दे रखा है और इतना सफिशिएंट भी है। ठीक है, बाकी जो मैं बता रही हूँ अब ऐसा नहीं कि बस इतना ही, ये जो टाइप्स बता रही हूँ ये मैं आपको वहीं कराऊंगी। ये फीचर्स आप इतने भी कर लोगे तो चलेगा। तो एक बार फीचर रिवाइज कर लो फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि ये जो फाइलम है ये आपके किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूडेड है। तीसरी चीज हम लोगों ने इसकी डिस्कस की कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो होता है इस फाइलम के मेंबर में वो आपके जनरल बॉडी सरफेस से होता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होगा, अमोनोटैलिक होते हैं ये लोग नेचर के अंदर। डाइजेशन की बात करें तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन प्रेजेंट है। फिर हम लोगों ने बात की कि इस फाइलम के जो मेंबर्स होंगे उनकी जो बॉडी होती है नेक्ड बॉडी होती है, यानी कि इसको कोई भी कवरिंग या फिर शीथ जो है ये कवर नहीं करती है। लेकिन कुछ के अंदर जैसे कि रेडियोलैरियन और फोरामिनिफेरन ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं उन ग्रुप्स के अंदर मतलब कुछ प्रोटोजोअन्स के अंदर ये जो है इसको सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट की जो शीथ है ये इसको कवर करती है इनकी बॉडी को। ठीक है, किन में कर रही मैंने बताया, रेडियोलैरियन और फोरामिनिफेरन ग्रुप के अंदर। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि चलो ये बॉडी नेक्ड है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर दिया कि जो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर एक्चुअली क्या है ये वर्ल्ड वाइड होते हैं, मतलब कॉस्मोपॉलिटिशियन नेचर वर्ल्ड वाइड होते हैं। फ्रेश वाटर भी है, मरीन वाटर भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, सब जगह पाए जाते हैं ये। तो जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ है उनके अंदर तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पहले और दूसरे लेक्चर में ही मैंने आपको समझाया है।
तो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स के अंदर तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, मरीन वाटर के अंदर ये एब्सेंट होता है। फिर मैंने बताया कि मैक्सिमम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आपके इसी फाइलम के मेंबर्स के अंदर देखने को मिलेंगे, और इसी के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही इनको 4 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। ये कौन से हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक ध्यान दिलाना, नेसरा एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है सिल्कवॉर्म का, ठीक है, सेरिकल्चर को हार्म करता है, पैरेबियन डिसीज होती है उससे, वो मैं आपको वहीं नोट करा दूंगी, ठीक है। तो ये तो आपके किंगडम प्रोटोजोआ के बारे में इतने पॉइंट्स तो आप लोगों ने लिख लिए होंगे, बाकी मैं आपको स्लाइड में शो कर देती हूं कि उसके अंदर क्या है। देखो, ये इंपॉर्टेंट फाइलास मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, टोटल 10 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपन ने सिंपल लैंग्वेज फॉर्मेट में करा है, इसमें थोड़ा ऐसा है, अपन ने जो करा है आप उसी में से पढ़ना, इसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री के बेसिस पर ये चाहो तो ये डायग्राम देख सकते हो, देखो ये यहां से कर रहा है ना, ये राइट और लेफ्ट एकदम आइडेंटिकल है बायलेटरल सिमेट्री के अंदर, वो रेडियल सिमेट्री का है। चाहो तो बस डायग्राम देख लेना, ठीक है। जर्मिनल लेयर के बेसिस पर, बॉडी कैविटी के बेसिस पर, बॉडी प्लान के बेसिस पर, सेगमेंटेशन के बेसिस पर, नोटोकोड के बेसिस पर, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप क्लोज टाइप, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पर, ठीक है, और प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लार्वा स्टेज के बेसिस पर। इसमें एक चीज शायद इसमें करेक्शन होगा, सही है, सही लिखा हुआ, ठीक है। बट ये चीज जो है ये आप इसमें से मत पढ़ना, ये अपन ने जो अभी मैंने आपको जो फॉर्मेट लिखा है उसमें से ही पढ़ना, थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा दे रखा है, ठीक है। ये तो बाद में आएगा। फिर फाइलम प्रोटोजोआ के, ये मैं बता रही हूँ कहां तक का, ये जो मैंने लिखा है ना, कहां तक आपको पढ़ने की, ये यहां तक, ये पूरा जो ये इतने पॉइंट्स दे रखे हैं ना आपके, रिप्रोडक्शन तो इसमें से ही देखेंगे, 12th से पहले तक के जो पॉइंट्स हैं ये ऑलमोस्ट सारे मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको इस फॉर्मेट में अभी जो लिखा है उसमें मैंने कवर कर लिए। सिर्फ एक मैंने आपको बताया ना नेसरा पैरासिटिक प्रोटोजोआ है वो वाला, और जो चार्ट मैं आपको बताऊंगी वो आपको यहीं से मैं डिस्कस करूंगी। इसके अंदर दे रखा है ये चार्ट, ये रहा, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस ऑपरेटर्स के बेसिस पर ये आपके जो टाइप्स हैं ये हम लोग इसी के अंदर से देखेंगे, बाकी इसके अंदर आ गया आपका। तो लेकिन एक बार जिन स्टूडेंट्स को है कि नहीं भाई हम लोग तो सारे, तो मैं एक बार आपको ये पढ़कर बता देती हूँ इसके फीचर्स जो मैंने इसके अंदर लिखा है। सबसे पहला पॉइंट, दे आर वर्ल्ड वाइड कॉस्मोपॉलिटिशियन, मोस्टली माइक्रोस्कोपिक, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और पैरासिटिक, ठीक है। ये सॉलिटरी भी होते हैं तो कॉलोनियल भी है, सीरियस डिसीजेस को लिए रिस्पॉन्सिबल है, पैथोजेनिक है। इसमें तो इतना छोड़ रखा है पैथोजेनिक, इसमें एक पैथोजन का जो नाम से पूछा जाता है, जो मैंने बताया सेरिकल्चर, सिल्कवॉर्म का पैरासिटिक प्रोटोजोआ है जो कि सिल्कवॉर्म को इफेक्ट करता है, सेरिकल्चर को हार्म करता है, वो मैं आपको अभी लिखवाऊंगी, ठीक है। स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मैंने इस पॉइंट में से सिर्फ आपको ये एक पॉइंट लिया है, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर। कलरलेस है, स्फेरिकल, ओवल शेप, स्पिंडल शेप, स्लिपर लाइक, हैविंग इर्रेगुलर सिमेट्री, कोई नहीं पूछने वाला इस पॉइंट में। ये जो पहला पॉइंट है ना, इसमें मेन एक पॉइंट ये यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, ये मैं ऑलरेडी लिखा चुकी। दूसरा ये सिमेट्री वाला की इर्रेगुलर एसिमेट्री होती है, तो वो अपन ने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है वहां पर एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री किसमें क्या है तो वहां ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी, इसलिए सिमेट्री भी याद करने की जरूरत नहीं है। बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोजोआ के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है, ये भी क्यों नहीं लिखाया मैंने, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है वहां पर अपन को वहां से पता है, ठीक है। चलो ये ऊपर का पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है यहाँ से। जितने पॉइंट्स मैं आपको इसलिए सिर्फ ये तो शो करने के लिए है, बाकी इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसमें से अगर क्वेश्चन तो 2 जगह से ही बनता है, एक तो ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, दूसरा ये इर्रेगुलर सिमेट्री। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स मैंने अभी आपको जो नोट्स लिखवाए उसमें मैंने नोट करवा दिया, इर्रेगुलर सिमेट्री बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आ गया इसलिए मैंने इसको नहीं किया। तो ये 2 पॉइंट्स में पूरा फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया। नेक्स्ट, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, मैंने ये आपको फीचर्स में क्यों नहीं लिखाया, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अपन ने सारे एग्जांपल्स रटे हैं ना, तो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, ये अपन को वहां से पता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, देयर प्रोटोप्लाज्म इज यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड, एनिमल्स
ये पॉइंट में जो थर्ड पॉइंट है, इसके अंदर सिर्फ एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एनिमल्स आर नेक्ड और सम हैव बॉडी बाउंडेड बाय डेलिकेट मेम्ब्रेन और फायर पेलिकल और टेस्ट और शेल लॉरिका लूज आउटर कवरिंग। ये एक्सोस्केलेटल मैंने बताया सिलिका और COCO3 का बना हुआ होता है। इन फ्यू ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ सिलिका एंड CaCO3 शेल एक्सोस्केलेटल इज फाउंड। एग्जाम्पल रेडियोलेरियन ग्रुप एंड फोरामिनिफेरन ग्रुप रिस्पेक्टिवली। तो अब आपके ये जो दोनों पॉइंट्स है, इसमें लैंग्वेज इतनी टिपिकल और इतना कुछ दे रखा है, उसको सिंप्लीफाई फॉर्म मैंने इसमें से ये पूरा एक ही वर्ड उठा लिया बस, कि इनकी जो एनिमल की जो बॉडी होती है नेक्ड होती है, यानी कि कोई कवरिंग या फिर शीट उसको कवर नहीं करती। कुछ ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ के अंदर उनकी बॉडी को सिलिका और COCO3 का शेल का एक्सोस्केलेटल होता है। किनके अंदर होता है? रेडियोलेरियन और फोरामिनिफेरन ग्रुप के अंदर। ये जो मैंने अंडरलाइन करी हूं ना, इन दो पॉइंट्स में से सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको ऑलरेडी नोट करवा चुकी। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोगों ने इसको प्रेजेंट किया, क्योंकि अदरवाइज देखो, क्योंकि एग्जाम्पल्स में तो हम लोग भी कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वो तो आपको रटने ही पड़ेंगे, उसका कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। कम से कम इसको कर सकते हैं, तो इसके लिए अपन ने, मैंने आपको इसीलिए ये आपको बता रही हूँ आप, क्योंकि फिर भी एक बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं सेटिस्फेक्शन आता ही नहीं, एक बार देखेंगे ही सही इन स्लाइड्स को, और देखेंगे तो फिर दिमाग खराब होगा। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि इन पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट्स उठाए हैं, और आप बिल्कुल इसके लिए टेंशन मत लीजिए, यहां से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, इतना पढ़ लो बहुत है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स कैसे मिंगल्ड किया आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये है फ्यू शो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, एग्जाम्पल पैरामीशियम। पैरामीशियम, अब ये पॉइंट ऐसे नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बिल्कुल लिमिटेड पढ़ के जाता है एनिमल टैक्स बिल्कुल छोड़ के जाने के इरादे से होते हैं, वो तो उतने पॉइंट्स पढ़ लेना, काम चल जाएगा। जो बच्चे पढ़ सकते हैं, ये इसमें कुछ नहीं है, ये एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म जो है इसको शो करते हैं, इसका एग्जांपल याद कर लेना पैरामीशियम। ये मैं यहां पर जो अंडरलाइन करा रही हूं ना, मैं आपको इसलिए डिफरेंशिएट करके बताती जा रही हूं। जो नोट करा दिए उतने तो मस्ट है, आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, उनमें से जो इसमें आ रहे हैं वो अंडरलाइन करा दिए, बाकी जो मैं यहां पर टिक मार्क करके अंडरलाइन करा रही हूं, तो इन स्लाइड्स में से भी उसमें जो नहीं आया वो आप इसमें से सिर्फ इतना पढ़ लो तो भी वो है। ठीक है, तो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म को ये शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी परफॉर्म ऑल नेसेसरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, सो इन देम सबसेलुलर फिजिकल डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर जो है इनके अंदर देखने को मिलता है। चलो, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इन पूरे स्लाइड्स में समझ में आ गया। इसमें यहां तक के पॉइंट्स ऑलरेडी था, सिर्फ एक ये पॉइंट न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म एक्स्ट्रा है जो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकोमोशन स्ट्रक्चर। हाँ, लोकोमोशन स्ट्रक्चर में मैंने वहां पर आपको ये बताया कि मैक्सिमम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है आपके इस फाइला के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये आप जरूर इसमें से आपको याद करना है, इसलिए मैंने लिखा है, जो एज इट इज है वो मैंने लिखा के टाइम वेस्ट नहीं किया। तो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर इसके अंदर कौन कौन से हैं ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये मैं टिक कर देती हूँ, इसलिए ये पढ़ना है आपको। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सूडोपोडिया जो है अमीबा और एंट अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। विप लाइक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजिला, विप लाइक फ्लैजिला जो है ये ट्रैपासोमा के अंदर देखने को मिलता है। हेयरी सीलिया, इट इज सीन इन पैरामीशियम। एब्सेंट इन स्पोरोजोन्स, दैट इज द प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट। मतलब लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स के अंदर एब्सेंट होता है, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया पैरासाइट है उसके अंदर ये एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये लिख लीजिएगा कि ऑल प्रोटोजोन्स दे आर हेटेरोट्रॉफ एंड लिव एज ए प्रेडेटर और पैरासाइट। दे आर बिलीव टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव्स और एनिमल्स। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए ये पॉइंट की जो मतलब हाँ याद करके जाते हैं, कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाने वाले, तो फिर वो उसको भी कर लेना। मतलब आपको मैं बता देती हूँ, हर फाइलम के अंदर मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी। पहले एक फॉर्मेट बता देती हूँ, जो मैं आपको नोट करवा रही हूँ इसके अंदर इतना तो मस्ट है कि जो छोड़ के जाते हैं ना, तो ये सिंपल भी है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं है, तो कम से कम नहीं तो 70 से 80% क्वेश्चन तो बनेंगे उससे। तो ठीक है, बिल्कुल छोड़ के जाने से अच्छा है आप उतना कर लो। स्लाइड्स के अंदर कुछ तो मैं बिल्कुल ही हटा रही हूँ आपको, जैसे देखो ये पहली दूसरी जो स्लाइड्स थी, ये यहाँ पर मैंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया आपके साथ। इसके अंदर ये ऑलरेडी उसके अंदर आ गया, यहाँ तक के कोई पॉइंट डिस्कस नहीं किया, सिर्फ एक न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म मैंने आपको अंडरलाइन कराया है।
तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ के जाते हैं, तो वो इसको पढ़ लेना, ठीक है। और फिर इसके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर वाला तो जो उधर पढ़ाया है वो पढ़ना है, ये नाम मैंने लिखाए नहीं है बस वहां पर, ये आपको करने हैं, ठीक है। 3 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए एक ही लेक्चर में अवेलेबल है। एक वो जो बिल्कुल ही छोड़ के जाते हैं, तो वो मेरे नोट्स से पढ़ लो। दूसरा वो कि हाँ पढ़कर जाते हैं पर पूरा नहीं पढ़ के जाते, पर इतना कम भी नहीं पढ़ के जाएंगे, तो जितना अंडरलाइन करा रही उतना पढ़ लो। और वैसे तीसरे टाइप के स्टूडेंट तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला कि वो पूरी स्लाइड रट्टा लगाने बैठे हैं, बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है, कोई जरूरत नहीं है। इन 2 के बाहर कहीं कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। और जो बिल्कुल छोड़ के जाते हैं ना, बता रही जो नोट्स अपन कर रहे हैं ना 70 से 80%, ये तो क्या है बोलने के लिए, क्योंकि बाई चांस अगर बन गया तो आप लोग जान खा जाओगे, अदरवाइज 90% पेपर यहीं से सॉल्व हो जाता है, ज्यादा अननेसेसरीली इधर जाने की जरूरत नहीं होती। पर होता है टॉपर काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, एक होता है सिर्फ सीट चाहिए एग्जाम मेडिकल कॉलेज में, एक चाहिए कि भैया वो भी पता होता है कि पर्टिकुलर इस मेडिकल कॉलेज में यही सीट चाहिए, तो फिर वो लोग पढ़े ऐसे, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया आपको समझ में। तो ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर किन में क्या है, ये एग्जांपल्स आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा हमारे पास चारा नहीं है, ठीक है। न्यूट्रिशन जो है प्रोटोजोन्स के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, पैरासिटिक होते हैं ये लोग, स्पोरोजोइक डाइजेशन इज द इंट्रासेल्युलर, ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी नोट आउट करा दिया है, ठीक है। दे टेक प्लेस इन फूड वैक्यूल, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नहीं पढ़ के जा रहे तो इतना बहुत है, यही आएगा इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है, किसके अंदर होता है क्या, ये कुछ नहीं। एक ये भी याद रख सकते हो, तो ये याद कर लेना, इसीलिए मैंने ये लाइन अंडरलाइन कराया है कि न्यूट्रिशन जो है आपके प्रोटोजोन्स के अंदर मेनली तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो कि अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। दे आर ऑल्सो पैरासिटिक, पैरासिटिक पता है होस्ट सेल पर रह के, होस्ट के ऊपर रह के वहां से अपने फूड को लेते हैं, तो वो प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। पैराजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, और डाइजेशन इनके अंदर इंट्रासेल्युलर होता है, ठीक है। चलिए, दूसरे काइंड ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो अंडरलाइन कराया है, पढ़ के जाएंगे ही सही जो, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, respiration and excretion, it take place by exchange of gases through body surface, nitrogenous waste is ammonia, ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी मैं, वहां पे नोट्स में लिखा चुकी कि आपका रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन जनरल बॉडी सरफेस से होता है और अमोनोटैलिक नेचर के अंदर है, तो ये पॉइंट स्किप मार दो, ये अपन ऑलरेडी लिख चुके। नेक्स्ट पॉइंट, सम एक्सक्रीशन में अकर थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विच इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, some freshwater protozoa get rid of excess water through contractile vacuole known as osmoregulation। इसी पॉइंट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने लिखाया था कि फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ जो है आपके, ये लिखाया मैंने आपको उसमें, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, और ये आपके मरीन वाटर प्रोटोजोन्स के अंदर एब्सेंट होता है। ऑस्मोरेगुलेशन का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा चुके, तो ये सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसा है, बाकी एज इट इज में जो है ये आपको इसको सिंप्लीफाइड करके मैं अपने नोट्स में आपको लिखा चुकी, तो ये पॉइंट भी आपको पढ़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अमीबा हैज 1 एंड पैरामीशियम हैज 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। इतना कुछ आता नहीं है, जिनको पढ़ के जाते ही है सारा, तो वो इस पॉइंट को देख सकते हैं कि किसमें कितने होते हैं। तो अमीबा के अंदर 1 और पैरामीशियम के अंदर 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट है आपके, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड देखो। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मैंने वहां नहीं लिखाया है, पर अगर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाओ तो इसमें तो कुछ ऐसा है, वो भी नहीं है, आप आराम से याद कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट देख लेना। रिप्रोडक्शन जो है ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर देखने को मिलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बाइनरी फिशन, ठीक है, इसमें इर्रेगुलर होता है अमीबा के अंदर, ट्रांसवर्स फिशन पैरामीशियम के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल फिशन ट्रेपॉन्सोमा और यूग्लिना के अंदर, एंड मल्टीपल प्लाज्मोडियम के अंदर। सेक्सुअल के अंदर सिनगैमी और कॉन्जुगेशन, आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज सिनगैमी, व्हाट इज कॉन्जुगेशन, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट वंस मोर। आपको अपन ने जब डाइवर्सिटी पढ़ी है, प्लांट डाइवर्सिटी, तब मैं वहां पर डिस्कस कर चुकी है, ठीक है। तो सिनगैमी प्लाज्मोडियम के अंदर होता है, कॉन्जुगेशन आपके पैरामीशियम के अंदर। किसका मोबाइल बज रहा है, साइलेंट पे कर लो इसे, ठीक है। तो आया, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, अब आप सोच रहे हैं इतना सारा तो रटा दिया, फिर भी वो नोट्स में इतने सारे पढ़ लें। अब वो वाले नोट्स पढ़ेंगे जो मेरे ही 70 to 80%
पेपर करके आने वाले बच्चा, ये एनिमल टैक्सों से, पूरा ओवरऑल पेपर की बात नहीं कर रही हूं, उसमें बहुत डिटेल में मत जाओ, सिर्फ एक पॉइंट ये देख लेना कि रिप्रोडक्शन जो है इस फाइलम के मेंबर्स के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल के अंदर सिनगैमी और कॉन्जुगेशन से होता है, एसेक्सुअल के अंदर बाइनरी फिशन और मल्टीपल। बस इतना, ये पॉइंट पढ़ लेना, बहुत ज्यादा अंदर डिटेल में मत जाना, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। कनेक्टिंग लिंक जितने भी जहां जहां पर आएंगे ना वो सारे इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रही हूं, इसीलिए हर जगह अब पढ़ेंगे इसका कनेक्टिंग लिंक, ये इसका कनेक्टिंग लिंक हुआ है। कनेक्टिंग लिंक सब जगह के इंपॉर्टेंट है, मैं अपने नोट्स में से कहीं पर भी नहीं लिखा रही हूं, इसलिए पहले ही लेक्चर में आप लोगों को मैंने ये बता दिया है, कनेक्टिंग लिंक सब इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर देती हूँ। और ये कई बार मैं नोट्स में नहीं लिखाऊंगी क्योंकि वो यहीं से इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको छोड़ मत जाना, ठीक है। तो यूग्लिना जो है इट इज प्लेस्ड इन यूग्लिनॉइड एंड इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। एनिमल और प्लांट के बीच का कनेक्टिंग लिंक है आपका यूग्लिना, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कनेक्टिंग लिंक सारे के इंपॉर्टेंट है आपके। प्लांट और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक इट इज यूग्लिना विच इज प्लेस्ड इन यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। तो ये यहां तक का तो अपन नोट्स प्लस ये जो मैंने एक दो पॉइंट ही बताया जो नोट से पढ़ने वाले हैं उनको, तो एक तो कनेक्टिंग लिंक वाला और एक वो जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मैंने आपको एग्जांपल नहीं बताए थे, बस ये लिखा था कि मैक्सिमम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है वो इस फाइलम के मेंबर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। यहां तक तो सिर्फ उतने पॉइंट से काम चल गया, ये आपको मैंने बता दिया। अब जिनको जितना डिस्कस करना है वो कर लेना। स्लाइड्स का लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसा है, इसको मत पढ़ना, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और इनके बेसिस पर ये कितने टाइप के हैं, ये अब मैं इसके बाद डिस्कस करूंगी। अब जब तक आप ये अंडरलाइन वगैरह ये कर लो आप, ठीक है। नेक्स्ट ये देख लो आप लोग, ये मेरे पास तो स्पेस कम था, मतलब मेरे पास क्या स्पेस कम था, एक फॉर्मेट में नहीं आया, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन और न्यूक्लियर ऑपरेटर्स के बेसिस पर ये प्रोटोजोआ को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। अब आप सोच रहे हैं 2 ही टाइप तो दिखा रखे, मैं बता रही हूँ, अब आप इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना। मस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा पहला टाइप, दूसरा इट इज सार्कोडिना और राइजोपोडा, तीसरा ये स्पोरोजोआ है और चौथा आपका सीलिएटा है, ठीक है। ये पूरा एक साथ ही ऐसे 4 एरो करके आने चाहिए थे, पर इन लोग के पास स्लाइड में स्पेस का थोड़ा दिक्कत आता है, इसलिए अब आप लोग समझ तो रहे ना मैं क्या बोल रही हूँ। ये 4 टाइप है, पहला मस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा, दूसरा सार्कोडिना, वैसे होना ही चाहिए, यहाँ पे तीसरा ही मैं यहाँ पे ऐसे करती जो स्पोरोजोआ, और 4th नंबर यहाँ पे बनाती दैट इज द सीलिएटा, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहला आपका जो मस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा जो है, इसमें आपको मैं अंडरलाइन करा रही हूँ, जिनको पूरा पढ़ना है वो ठीक है, बाकी मैं अंडरलाइन करा रही हूँ इसमें एग्जाम्पल्स, क्योंकि भरमार है आप देख रहे होंगे, तो जितना अंडरलाइन करा रही हूँ उतना पढ़ जाना। मस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इसके अंदर नाम से ही पता लग रहा है, मस्टिगोफोरा और दूसरा नाम फ्लैजिलेटा है, तो डेफिनेट सी बात है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके अंदर आपका फ्लैजिला होगा, ठीक है। एक्वेटिक होता है और एंडोपैरासाइट है। ये कनेक्टिंग लिंक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत इंपॉर्टेंट है सबके, ये ध्यान रख लेना। प्रोटेरोस्पोंजिया, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा। प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है आपका प्रोटेरोस्पोंजिया, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला आपको एग्जांपल याद रखना है, लिशमैनिया डॉनवानी, इट इज द ह्यूमन पैरासाइट विच इज डायजेनेटिक डिसीज, काला अजर और डमडम फीवर जो है ये सैंड फ्लाई के थ्रू होता है। ये आपको मैं अंडरलाइन करा रही हूँ एग्जांपल याद करने, लिशमैनिया डॉनवानी, काला अजर और डमडम फीवर वाला। लिशमैनिया ट्रॉपिका विच कॉज ओरिएंटल सोर, ठीक है। एक आपको ये ट्रैपनसोमा गैम्बियंस विच इज अ ह्यूमन पैरासाइट, इट कॉज डायजेनेटिक डिसीज, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बाय सीसी फ्लाई। ये वाला इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है, यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए, ठीक है। फिर अब यार ये एक तो दिक्कत है इसमें, ठीक है, वो लास्ट वाली स्लाइड का शो हो रहा था। ये वाले पढ़ो तो पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं पढ़ा, जैसे इतने एग्जाम्पल नहीं रट सकते तो कम से कम इतने रट लेना। एक है आपका ट्रैपोन्सोमा क्रूजाई,
इंटरमीडिएट होस्ट, ह्यूमन पैरासाइट डिसीज, ये ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतने नहीं रट सकते तो कौन कौन से याद कर लेना, मैंने आपको बताया। इसके अंदर ये लिशमानिया डोनवानी, ठीक है, ये तो पूरा पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक। तो लिशमानिया डोनवानी ह्यूमन पैरासाइट है, डायजेनेटिक डिसीज, काला आजार और डमडम फीवर होता है सैंड फ्लाई के थ्रू। लिशमानिया ट्रॉपिका जो कि आपका ओरिएंटल सोर करता है, ये भी याद करना है। लिशमानिया गैम्बियंस जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इसकी वजह से होती है, ये भी याद करना है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो तीनों मैंने अंडरलाइन कराया ना आपको, लिशमानिया डोनवानी वाला, लिशमानिया ट्रॉपिका और ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस वाला, ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो स्किप कर लेना, ठीक है, इट्स अप टू यू। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको अंडरलाइन करा दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आते ही नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, आते तो हैं, पर अब जो इतना नहीं कर सकते तो वो 70-80% करने वाले वो इतना कर लेना, ठीक है। दूसरा जो इसका वो था, पहला कैटेगरी हो गया मस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर। दूसरा था सार्कोडीना और राइजोपोडा, ठीक है। इसके अंदर कनेक्टिंग लिंक याद रखना, सूडोपोडिया, ये सॉरी कनेक्टिंग लिंक सूडोपोडिया, ये आपका एक्वेटिक और एंडोपैरासाइट होता है। सूडोपोडिया इसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगा। अमीबॉइड्स इसके एग्जाम्पल है, अमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिका पैरासाइट जो कि आपको कॉलोन ऑफ मैन के अंदर देखने को मिलता है। इट इज कॉज अमीबिक डाइसेंट्री, ये तो याद करना है। अमीबॉइड्स याद रहेगा, उससे आप एंटमीबा हिस्टोलिका याद कर लेंगे। एंटमीबा हिस्टोलिका के बारे में आपको पता ही होगा, अमीबिक डाइसेंट्री जो है ये इस वजह से होती है। नेक्स्ट इज एंटमीबा जिंजीवालिस, ये पैरासाइट आपके मैन के टीथ के अंदर रहता है, विच कॉज पायरिया, जो ब्लड आता है आपके गम से वो इसकी वजह से होता है। तो एंटमीबा हिस्टोलिका, एंटमीबा जिंजीवालिस, ये दोनों आपके अमीबाइड पैरासाइट के अंदर, ठीक है। और यार इतना जो अंडरलाइन कराया इसमें ये याद कर लेना, अमीबॉइड्स में एंटमीबा हिस्टोलिटिका और एंटमीबा जिंजीवालिस, ठीक है। तो ये हो गए आपके दो टाइप्स हम लोग डिस्कस कर चुके, दैट इज द मस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा, सार्कोडिना और राइजोपोडा, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा टाइप है आपका स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंदर आपके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ही एब्सेंट होते हैं, ठीक है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट स्पोरोजोआ के अंदर। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम आपको याद रखना है, प्लाज्मोडियम सबको पता है मलेरिया पैरासाइट है, मलेरिया इसी वजह से होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है आपका प्लाज्मोडियम। द मोस्ट नोटोरियस स्पोरोजोआ इज प्लाज्मोडियम, दैट इज द मलेरियल पैरासाइट विच कॉज मलेरिया, अ डिसीज विच हैज स्ट्रेटेजिक इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। फालतू की राम कथा है, कुछ भी नहीं देखना, इतना पढ़ना है। स्पोरोजोआ जो तीसरा टाइप है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम विच इज अ मलेरिया पैरासाइट, ठीक है। जो अंडरलाइन किया उतना पढ़ लो। नेक्स्ट कैटेगरी सीलिएटा। सीलिएटा के अंदर नाम से ही पता लग रहा है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सीलिया होंगे, एंडो पैरासाइट एंड एक्वेटिक। एग्जाम्पल इसका याद रख लेना पैरामीशियम, ठीक है। और ये ध्यान रख लेना कि दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियर ऑपरेटस के बेसिस पर भी है ना। स्मॉलर वाला तो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है, लार्ज वाला मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ब्लैंटिडियम विच इज फाउंड इन द कॉलोन ऑफ मैन। इतना नहीं कर पाओ, अब एक बार इट इज ऑल अबाउट द प्रोटोजोआ। यहां पर ही आपका फाइलम प्रोटोजोआ जो है ये कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब जो बच्चे थोड़े बहुत भी कंफ्यूज हो रहे हैं, अब मैं जो ये तो आपको पता लग गया, अब जो मैं वो बता रही हूँ जो 80% वाले हैं, एक तो 80% नहीं ऐसे ऑलमोस्ट इसमें से ही कवर हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मत जाओ, क्योंकि इतने में बताओ आप याद कर नहीं पाओगे, ठीक है। जो कर लेते हैं वो तो ठीक है, उनको तो रट्टा लगा लो। बाकी जो स्टूडेंट लास्ट टाइम तक नहीं याद रख पाए ना, वो जितने अंडरलाइन किए सिर्फ उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा मत पढ़ना, क्योंकि उतना ही पढ़ना चाहिए जो लास्ट टाइम तक आप लोग लास्ट टाइम पे रिवाइज करके उतना एग्जाम में कर पाओ। तो प्रोटोजोआ के अंदर, किंगडम प्रोटोजोआ के अंदर मैंने आपको क्या क्या पॉइंट्स बताए। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। आपके किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड होते हैं ये। आपके इसके अंदर जो क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन और रेस्पायरेशन, ये आपके जनरल बॉडी सरफेस से होता है। अमोनोटैलिक है, यानी कि एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होगा। इनके जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स होंगे उनके अंदर तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। मरीन वाटर के अंदर वो एब्सेंट होंगे। प्रोटोजोअन्स की जो बॉडी होती है नेक्ड होती है इनके एनिमल्स की,
नेक्ड बॉडी होती है, यानी कि कोई कवरिंग या फिर शीट उसको कवर नहीं करती, लेकिन हाँ कुछ मेंबर्स के अंदर इनके आपके CaCO3 और सिलिका की शेल जो है कवरिंग जो है प्रेजेंट होती है एज अ एक्सोस्केलेटल। ये आपको रेडियोलेरिन और फेरोमेरिफेरन ग्रुप के मेंबर्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि मैक्सिमम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है इसी ग्रुप के मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे, सूडोपोडिया, वेब लाइक फ्लैजिला, हेयरी सीलिया और स्पोरोजोन्स के अंदर तो एब्सेंट ही होते हैं, ये आप यहीं से इसको देख लेना। ठीक है, डाइजेशन मैंने आपको बताया, इंट्रासेलुलर डाइजेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। और फिर आपके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर आपके ये 4 टाइप के प्रोटोजोआ हैं, दैट इज द मस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा। नाम से ही पता लग रहा है फ्लैजिलेटा यानी कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजिला होगा। सार्कोडेना और राइजोपोडा, इसके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सूडोपोडिया होता है। तीसरा स्पोरोजोआ, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट। चौथा सीलिएटा, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सीलिया। एग्जाम्पल्स कौन कौन से याद रखने, मेस्टिगोफोरा के अंदर तो एक तो कनेक्टिंग लिंक प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के बीच में क्या है ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए, दैट इज द प्रोटेरोस्पोंजिया। लिशमैनिया डॉनवानी, काला आजार और डमडम फीवर वाला। लिशमैनिया ट्रॉपिका विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिएंटल सोर। ट्रैपोन्सोमा गैम्बियंस, अफ्रीकन स्लीपिंग डिसीज। ठीक है, ये इतने एग्जाम्पल तो इसमें याद रखने। सर्कोडीना के अंदर अमीबॉइड्स आते हैं, इसके अंदर एंटामीबा हिस्टोलिटिका और एंटामीबा जिंजीवालिस, ये याद रखना है। स्पोरोजोआ के अंदर प्लाज्मोडियम विच इज अ मलेरियल पैरासाइट। सीलिएटा के अंदर पैरामीसियम, और फिर न्यूक्लियस के बेसिस पर ये स्मॉल रिप्रोडक्शन के अंदर और लार्ज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर हेल्पफुल है। ये हुआ एक पॉइंट, ये बताया था जो आपको याद रखना है। यूग्लिना जो है ये आपके प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, यूग्लिनॉइड्स के अंदर प्लेस किया गया है। एक ये पॉइंट। रिप्रोडक्शन में ज्यादा डिटेल में मत जाओ, इतना ही देख लेना कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर देखने को मिलते हैं। ये वाले सारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, एक न्यूट्रिशन वाला और देख लेना कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर मेनली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मेनली, क्योंकि जिसमें इतने सारे मिक्स्ड है ना तो वहां से क्वेश्चन बनते नहीं है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और एक पॉइंट ये बस न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म वाला, इतना पढ़ लोगे उतना बहुत है, इससे ज्यादा डिटेल में इस फाइलम के बारे में जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। प्लस ये बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो पॉइंट्स मैंने यहां जरूर अलग से नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि अपन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। समझ में आया? इट इज ऑल अबाउट द किंगडम, सॉरी फाइलम प्रोटोजोआ। नेक्स्ट फाइलम पॉरीफेरा हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। इट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। ठीक है, अब मेरे हिसाब से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी आप लोगों के साथ मेरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 10 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पर क्या कैसा था ये सब हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके, वो इंपॉर्टेंट है। फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर मैंने आपको बताया, जितना मैंने आप लोग को ये नोट्स बना के दिए इसमें से सिर्फ स्लाइड में से 1-2 पॉइंट ही बताया, उतना ही पढ़ लोगे, उतना सफिशिएंट है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। ठीक है, थैंक यू।